अगर आप किसी भी सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट का सारा वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूट्यूब में जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा BCCENTR BCA सेंटर। जैसे ही BCA सेंटर पर क्लिक करेंगे आपके पास मेरा लोगो आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव और प्लेलिस्ट दिख रहा है, प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सारा यूनिवर्सिटी BBU यूनिवर्सिटी BBM यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 3 5 सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऊपर करते जाएंगे आप किस सेमेस्टर में है, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर BBM के सेमेस्टर 1 का मेजर हिस्ट्री, सेमेस्टर 1 का CC3, ठीक है, सेमेस्टर 1 का IBS, सेमेस्टर 3 का, ठीक है, BBM के सेमेस्टर 3, BBM के सेमेस्टर 3 का कोर 5 का। इस प्रकार से सारा आपको नीचे करते जाना है, कहीं ना कहीं सारा सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, सीरियल बाय। अगर सपोज करो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ BBU सेमेस्टर 3 कोर इस पे, तो जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास सारा वीडियो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, इससे आप सारा का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल BC सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग एग्जाम में जरूर देख करके जाना, क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करें। देखो, हम आपको अगर पहले ही समझा दें क्वेश्चन को तो क्या लास्ट में समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक का मतलब होता है कोई भी धंधा, कोई भी जो व्यापार बिजनेस जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं व्यावसायिक। जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, मुर्गा का कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक मतलब क्या हो गया, जो हम मुर्गा का दुकान खोलने जा रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, मतलब थोड़ा बड़ा लेवल पर। ठीक है, तो उसको हम लोग व्यवसायिक बोलते हैं। और वित्त का मतलब होता है उस व्यवसाय में खर्च होने वाला पैसा, धन। जैसे हम अगर मान लो मुर्गा का फार्म बहुत बड़ा फार्म खोलेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस खोलेंगे, ठीक है, बड़ा फैक्ट्री खोलेंगे, तो जो हम व्यवसाय करने जा रहे हो क्या उसमें पैसा खर्चा होगा नहीं होगा? तो उसमें जो पैसा खर्चा होता है ना, उसी को वित्त बोलते हैं। वित्त मतलब समझना पैसा, धन। तो व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या हो गया कि जिस भी हम लोग व्यवसाय में, जिस भी व्यापार में, जिस भी बिजनेस में हम लोग पैसा खर्चा करते हैं ना, उसी को व्यावसायिक वित्त कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोत का मतलब क्या है। तो देखो, व्यावसायिक वित्त मतलब जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें जो पैसा खर्चा होता है, तो हम लोग जो पैसा खर्चा होता है उसका स्रोत, यानी कि जो हम लोग का बिजनेस होता है उसमें जो वित्त होता है, यानी कि बिजनेस वाला जो पैसा होता है, तो उसका स्रोत का मतलब होता है कि जिस माध्यम से आता है, कि वो पैसा आता कहाँ से, यानी स्रोत का मतलब होता है वो पैसा आता कहाँ से है। जैसे हमारे घर में मान लो कोई टीचर है, कोई हमारा घर में कोई टीचर का काम कर रहा है, कोई मान लो कि किसान का काम कर रहा है, कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे हमारे घर में पैसा जो आ रहा है ना वो अलग अलग तरीक़ों से आ रहा है, अलग अलग विभिन्न स्रोत से आ रहा है। एक कोई ड्राइवर से आ रहा है, ठीक है, तो कोई किसान से कर रहा है, तो कोई जॉब से ला रहा है। तो स्रोत का मतलब ये जहाँ से पैसा जिस भी माध्यम से आता है। अगर हम कहीं किसी के अंदर काम करके मजदूरी करके अगर पैसा कमाते हैं तो वो भी एक स्रोत हो गया। तो ठीक है, तो जो भी व्यापार बिजनेस होता है उसमें पैसा खर्चा होना ही व्यावसायिक वित्त कहलाता है। और वो पैसा आता कहाँ से, किस स्रोत से आता है, उसी को हम लोग स्रोत कहते हैं। ठीक है, कि वो पैसा कहाँ से आता है। चलो अब एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप चर्चा करता हूँ। देखो, व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है? तो व्यवसाय का मतलब होता है धंधा, व्यापार, जो हम लोग बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, के विकास में। अगर हम लोग कोई भी व्यवसाय के विकास में जिस भी धन की हमें ज़रूरत होती है ना, उसे हम व्यावसायिक वित्त कहते हैं। वित्त उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वित्त के बिना किसी भी उद्योगों का शुरुआत एवं संचालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें व्यवसाय को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ताकि हम किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकें। देखा क्या बोल रहे हैं? व्यवसाय मतलब वही उद्योग, कारखाना, व्यापार, धंधा सभी के। तो व्यवसाय के विकास में अगर हम व्यवसाय को चलाएंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा व्यापार है वो बहुत आगे बढ़े, तो उसके विकास के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसायिक वित्त कहते हैं। वित्त का मतलब होता है क्या? धन, पैसा। तो वित्त यानी जो धन है वह उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा, धन ही नहीं रहेगा, तो क्या उद्योग चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वित्त के बिना, वित्त मतलब पैसा, जहाँ वित्त बोलेंगे मतलब समझाना पैसा के बिना किसी भी उद्योगों की शुरुआत एवं संचालन ही नहीं किया जा सकता है। मतलब शुरुआत एंड संचालन का मतलब उसको चलाना, ना तो उसको शुरुआत किया जा सकता है, ना ही तो उसको चलाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमें व्यवसाय को चलाने के लिए, यानी कि हमें बिजनेस को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ताकि हम किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को आसानी रूप से, बहुत ही अच्छे रूप से चला सके। तो ये आप लोगों ने पता कर लिया कि व्यवसाय वित्त क्या है। तो व्यवसाय को चलाने के लिए, उसको विकास करने के लिए, उसको बहुत बड़े लेवल पर ले जाने के लिए उसको हमको पैसों की जरूरत पड़ती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसायिक वित्त बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्यवसायिक वित्त के प्रकार, कि व्यवसायिक वित्त के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, भले इसमें प्रकार नहीं बोला, लेकिन बोला है ना कि व्यवसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं, मतलब उसका डिफिनेशन बताना, उसका प्रकार बताना, फिर इसका स्रोत की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहला व्यावसायिक वित्त के प्रकार है। ठीक है, तो व्यावसायिक वित्त को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या? जो हमारा व्यवसाय में पैसा खर्च होता है,
वित्त का मतलब क्या, पैसा, और व्यवसाय का मतलब जो हमारा व्यवसाय चलता है तो उसमें जो पैसा खर्चा होता है उसको 3 भागों में बांटा गया कि किस किस प्रकार से पैसा खर्चा होता है। तो देखो पैसा खर्चा होने का एक 3 प्रकार होता है। किस टाइप से देखो, अगर मान लो आपके घर में पैसा खर्चा हो रहा है तो आप 3 प्रकार से पैसा खर्चा करते होंगे। या तो फिर जो भी आपके घर में दूध ले रहे हैं, किसी के घर में आपका बच्चे कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो या तो टीचर को दिन दिन पैसा देते जाओ, एक दिन में 3 रुपये 4 रुपये 8 रुपये 10 रुपये जितना बन रहा है देते जाओ दिन दिन में। या तो फिर क्या करो, एक साल में दो, या तो एक महीना में दो, या तो फिर एक लंबा सा टाइम ले लो, 5 साल में एक ही बार देंगे, या तो फिर 5,000 हो जाएगा तभी एक ही बार देंगे। तो 3 प्रकार से होता है, एक डेली डेली देना, या तो फिर एक क्या करना एक महीना में देना, या तो फिर एक बहुत लंबा टाइम के बाद देना। तो पैसा भी खर्चा करने का एक 3 प्रकार से बांटा गया, ठीक है। पहला होता है अल्पकालीन वित्त, ठीक है, दूसरा होता है मध्यकालीन वित्त, और तीसरा होता है दीर्घकालीन वित्त। अल्पकालीन मतलब कम वित्त, मध्यकालीन मतलब बीच वाला वित्त, और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा वाला वित्त, ठीक है। अब देखते हैं तीनों है क्या। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस वीडियो को आपको एक बार बस सुनना है, ठीक है। देखो अल्पकालीन वित्त क्या होता है, तो जो भी हमारे व्यवसाय में दिन प्रतिदिन खर्चा होता है ना, अगर मान लो कि मैं एग्जांपल देखिए, घर में अगर दूध वाला को डेली डेली पैसा देते जाएंगे, क्या एक दिन में आपका 12 रुपये बना तो डेली डेली लेते जाइए, ऐसा कोई लेता भी नहीं है। तो लेकिन इस प्रकार का जो खर्चा होता है उसको हम लोग अल्पकालीन वित्त बोलते हैं। हमारे घर में जो मजदूर काम करने आते हैं वो क्या करते हैं, डेली डेली लेते जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा अल्पकालीन वित्त हो गया, ठीक है। तो देखो अल्पकालीन वित्त क्या होता है, तो व्यवसाय में दिन प्रतिदिन के खर्चों की पूर्ति के लिए जिस भी धन की आवश्यकता होती है ना, उसे अल्पकालीन वित्त कहते हैं। मतलब हमारा मान लो व्यवसाय मैंने खड़ा कर दिया, उसमें दिन प्रतिदिन जो खर्चा होते जा रहा है, आज मान लो कि कोई मजदूर के लिए खाना पीना के लिए कोई सामान ला दिए, तो आज मजदूर को कोई पैसा दे दिए, तो ये सब जो दिन प्रतिदिन आज खर्चा हुआ, फिर कल खर्चा होगा, फिर परसों खर्चा होगा, ये सब जो डेली डेली खर्चा होते रहता है ना, उसको हम लोग अल्पकालीन वित्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अल्पकालीन वित्त के अंतर्गत कच्चे माल, किराया, दैनिक मजदूर, बिजली, पानी आदि के बिल के खर्च शामिल है। देखो डेली डेली किसको देना पड़ता है, कच्चे माल जो व्यवसाय में खरीद के लाएंगे। जैसे मान लो हमें समोसा बनाना है, हम समोसा का व्यवसाय चला रहे हैं, तो उसमें कच्चे माल कुछ खरीदना पड़ेगा, जैसा आलू वगैरह हो गया तो खरीदना पड़ेगा। तो ये सब डेली डेली पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। फिर किराया हो गया, दैनिक मजदूर हो गया, जो मजदूर हमारे यहाँ काम करेंगे, फिर बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सब का डेली डेली पैसा देना पड़ता है। तो ये अल्पकालीन वित्त के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1 साल तथा उससे कम समय में होने वाले खर्च को ही अल्पकालीन वित्त कहते हैं। देखो अभी तो मैंने समझा दिया कि अल्पकालीन वित्त क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो जो डेली डेली खर्चा करते हैं ना उसी को अल्पकालीन वित्त कहते हैं। तो देखो एक यहाँ पे जो लास्ट का पॉइंट था, 1 साल और उससे कम में होने वाले खर्च को भी अल्पकालीन वित्त के अंतर्गत कहा जा सकता है। अभी आप लोगों को ऊपर में लगा होगा कि बिजली को तो डेली डेली नहीं देते हैं, ठीक है, और कभी जो मजदूर हमारे यहाँ काम करता है वो डेली डेली तो नहीं लेता है। तो देखो डेली डेली मतलब ये हो गया कि 1 साल के अंदर, ठीक है, इतना बड़ा उद्योग है, इतना बड़ा फैक्ट्री चलाओगे, तो डेली डेली का मतलब ये हो गया कि 1 साल के अंदर जितना पैसा खर्चा होता है उसको अल्पकालीन वित्त कहते हैं। ये नहीं कि आज भी दिए कल भी दिए, अगर आप 2 दिन के बाद भी दे रहे हो, 1 महीना के बाद भी दे रहे हो, 6 महीने के बाद भी दे रहे हो, मतलब 1 साल के अंदर अगर अंदर दे रहे हो पैसा खर्चा हो रहा है, तो जो 1 साल के अंदर पैसा खर्चा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन वित्त कहते हैं, ठीक है। तो 1 साल तथा उससे कम समय में होने वाले खर्च अल्पकालीन वित्त के अंतर्गत आता है, ठीक है। 1 साल के अंदर, अब 1 साल से ज़्यादा वाला को मध्यकालीन वित्त कहेंगे, ठीक है। तो व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय वाले खर्चों की पूर्ति करने के लिए जिस भी धन की आवश्यकता होती है उसे मध्यकालीन वित्त कहते हैं। देखो कोई भी व्यवसाय में 1 साल से अधिक और 5 साल से कम के खर्चा जो होता है उसको जो पूरा करने के लिए जो खर्चा होगा उसको पूरा करने के लिए जो भी पैसों की खर्चा होती है उसी धन को, उसी पैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यकालीन वित्त कहते हैं। वित्त मतलब पैसा, तो मध्यकालीन मतलब क्या, बीच वाला पैसा जो बीच में खर्चा किया, यानी 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच, ठीक है। अब दीर्घकालीन वित्त क्या है, तो जो 5 साल से ऊपर खर्चा करते हैं, यानी 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जो खर्चों वाले धन को दीर्घकालीन वित्त कहा जाता है। और ये लंबा टाइम होता है, 5 साल के बाद जो खर्चा करते हैं, जो लंबा लंबा खर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो देखो शादी होता है, एक घर की एग्जाम्पल लेते हैं, शादी होता है, तो क्या ये डेली डेली खर्चा होता है, क्या ये 1 साल के बाद होता है, नहीं, शादी होता है किसी का 5 साल के बाद, किसी के घर में 6 साल के बाद होता है, 10 साल के बाद होता है। तो इसको दीर्घकालीन वित्त कहेंगे कि उसका घर में जो है ना वो दीर्घकालीन वित्त है, मतलब जो खर्चा हो रहा है वो दीर्घकालीन यानी लंबे टाइम पे खर्चा हो रहा है, हर 1 साल में या 5 साल में खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फैक्ट्री में अगर जो 5 साल से अधिक का खर्चा होता है, यानी 5 साल पर, फिर 10 साल पर, फिर 12 साल पर, जो लंबा लंबा टाइम में, कभी मान लो फैक्ट्री में कुछ सामान खराब हो गया, कोई मशीन खराब हो गया, तो इसको हम लोग दीर्घकालीन वित्त कह सकते हैं कि ये लंबा खर्चा होता है, यानी बहुत दिनों के बाद खर्चा होता है। ये नहीं होता कि महीने महीने चेंज किया जाता है, ठीक है, बहुत लंबा टाइम होता है, उसके बाद ये सब चीज़ खराब होते हैं। तो जो बहुत लंबे टाइम में हमें खर्चा करना पड़ता है ना, उसी को हम लोग दीर्घकालीन वित्त कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं व्यावसायिक
वित्त के स्रोत, के स्रोत मतलब क्या, वो किस माध्यम से पैसा आता है। आखिर व्यवसाय, अगर हम व्यवसाय को चलाएंगे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री उद्योग को चलाएंगे, तो उसमें पैसा किस किस स्रोत से हमारे पास आएगा। कौन पैसा देगा, जनता देगा, जो वहाँ पे ग्राहक खरीदने के लिए जाएंगे, पैसा सामान हमारा वही ना देंगे पैसा। तो वही सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो इसके स्रोत की अगर बात करें तो पहला आ जाता है संचयी आय। संचयी मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। जो हम लोग संचयी करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, दबा करके रखते हैं, ठीक है, पैसों को। तो संचयी आय क्या है, जो इकट्ठा करते हैं। तो देखो, कंपनी अपने पूरा लाभ को सभी अंशधारियों में ना बांटकर कुछ हिस्सा अपने भविष्य के उपयोग के लिए रखती है, उसे संचयी आय कहा जाता है। देखो, मान लो कंपनी मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैंने कंपनी को स्टार्ट कर दिया, मैंने बिजनेस चला रहे हैं। अब मान लो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, तो क्या हमारे अंडर जितने सारे काम करने वाले लोग हैं, जिसको अंशधारियों बोलते हैं, जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं हमारे फैक्ट्री में, उसको अंशधारी बोलते हैं। तो क्या अगर मान लो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया फैक्ट्री में, तो क्या सभी अंशधारियों को बांट देंगे? नहीं, अंशधारियों को, जो काम करने वाले लोग हैं, उसको उतना ही देंगे जितना उसका बनता है। ज़्यादा ज़्यादा हल्का फुल्का ज़्यादा देंगे, लेकिन उसका जितने सारा पैसा होगा वो कौन रख लेगा? वो मालिक रख लेगा, कंपनी का मालिक रख लेगा, कंपनी खुद रख लेगा। किस लिए? ताकि पैसों को रखें और आगे आने वाले भविष्य में हम खर्चा करेंगे, है ना। तो कंपनी अपना पूरा का पूरा लाभ सभी अंशधारियों में नहीं बांटता है, वो अपने भविष्य के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, कि आगे हमें और कुछ करेंगे, पैसा बचा कर रखेंगे, हो सकता है कहीं कल कुछ हो जाए, तो उसके लिए भविष्य के लिए पैसा संचयी करके रख देता है, जमा करके रखता है। उसी को हम लोग संचयी आय कहा जाता है। तो संचयी आय कंपनी का दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखो, जब हम पैसे को इकट्ठा करके रखेंगे, तो ये देखो, आप सभी को पता है कि जो दीर्घकालीन वित्त होते हैं ना, दीर्घकालीन मतलब क्या, जो बहुत लंबा टाइम के बाद खर्चा आता है, वो थोड़ा बड़ा खर्चा आता है। लंबा टाइम के बाद खर्चा कौन आएगा? जैसे मान लो हमारे व्यवसाय में कोई फैक्ट्री में कोई मशीन है, खर्चा हो गया, तो क्या मशीन में एक पैसा लगता है? जो चीज़ जितना लंबा टाइम के बाद खराब होता है, उतना ही उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। तो पैसा को इसमें भविष्य के लिए क्यों रखा जाता है? ताकि दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जो 5 साल के बाद जो खर्चा होगा, 10 साल के बाद जो खर्चा होगा, उसको ताकि पूरा किया जा सके। दूसरा है व्यापारिक साख। अभी हमारा साख का मतलब क्या होता है? व्यापारिक का मतलब तो आप लोग समझ गए कि जो व्यापार होता है। साख का मतलब होता है प्रतिष्ठा, विश्वास। तो व्यापारिक वाला एक विश्वास, मान लो कि हमारे उद्योग में, हमारे व्यवसाय में, चलो हम व्यवसाय स्टार्ट कर दिए मुर्गा फार्म का, ठीक है। अब हमारे मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो हम पर विश्वास करता है और हमको भी उस पर विश्वास है, तो क्या हम उसे उधार दे देंगे कि नहीं दे देंगे? फिर वो बाद में हमको पैसा देगा, तो इस टाइप से वो हमारा कस्टमर भी बन जाएगा और दूसरे लोगों को भी कहेगा नहीं वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और वो भी दूसरे को कस्टमर लाएगा। तो कहीं ना कहीं उससे भी मुझे पैसा मिलेगा बाद में, और उसके एक और जो दूसरे को बोलेगा कि ये बहुत अच्छा बेचता है, उसके पास जाकर के खरीदो, तो उससे भी मेरे पास पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी पैसा आने का मेरे पास जरिया बना कि नहीं बना। तो दूसरा होता है व्यापारिक साख, मतलब व्यापारिक विश्वास, कि व्यापार में सबसे पहले विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास नहीं रखोगे तो बहुत लोग उधार मांगते हैं तो उधार दोगे नहीं, और विश्वास रहेगा तो जब उधार दोगे तो आपका कस्टमर भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो साख का मतलब होता है विश्वास। तो आप व्यापारिक साख भी लिख सकते हैं, व्यापारिक विश्वास भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये व्यापारिक विश्वास क्या है? तो व्यापारिक साख यानी व्यापारिक विश्वास एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को दी गई वस्तुओं को कहते हैं। यानी व्यापारिक विश्वास क्या है? जब हम अपने कोई वस्तु दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जो व्यापार है दूसरे व्यापारी करता है, मान लो हम भी व्यापार कर रहे हैं लेकिन हमारा बड़ा उद्योग है, कोई छोटा दुकान चला रहा है, तो हम विश्वास पर उसको सामान दे देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापारिक साख बोलते हैं। या तो दूसरे दुकानदार को नहीं तो कोई जनता आ गया, कोई ग्राहक आ गया खरीदने के लिए, वो उधार मांग रहे, उसको हम अपने विश्वासी पर, मतलब हम अपने व्यापार के द्वारा क्या होता है, एक व्यापार के द्वारा दूसरे ग्राहकों को जब हम लोग उधार देते हैं, वस्तुओं को विश्वास पर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापारिक साख कहते हैं, ठीक है। जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है। देखो, अब हम उसी को देखो, यह उस प्रकार के ग्राहकों को दिया जाता है जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है। वित्तीय स्थिति मतलब क्या? वित्तीय मतलब धन, जिसका धन की स्थिति अच्छा होता है। जो गरीब रहेगा पूरा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा, जिस पर हमें विश्वास नहीं रहेगा, क्या हम उसे व्यापारिक साख देंगे? यानी उसको हम क्या उधार देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। हम उसी को देंगे जिसका वित्तीय स्थिति अच्छी होगी। साथ ही अलग अलग उद्योगों के द्वारा ग्राहकों को अलग अलग शर्तों पर उधार दिया जाता है। देखो, अलग अलग उद्योग हो गया, मान लो एक उद्योग हम चला रहे हैं, कोई उद्योग और चला रहा है, कोई उद्योग और चला रहा है, तो सबका उधार देने का जो तरीका होता है ग्राहकों को, वो अलग अलग होता है, अलग अलग शर्त होता है। कोई कहता है कि नहीं दोगे तो हम ब्याज ले लेंगे आपसे, कोई कहता है कि मैं आपका ज़मीन ले सकता हूँ, कोई कहता है कि एग्रीमेंट करो, तो कोई कहता है मुझे चेक दे दो तब मैं दूंगा। तो अलग अलग उद्योगों जो होता है ना, जो ग्राहकों को क्या देता है? उधार देता है, उसका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है।
व्यापारिक शाखा यानी कि व्यापारिक जो विश्वास है वह सुविधाजनक स्रोत है। ये क्या है, बिल्कुल सुविधाजनक है। हम उसको उधार देंगे, वो हमको पैसा देगा, कितना अच्छा सुविधाजनक है। पैसा नहीं तो तब भी हम जाकर के खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वासी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही व्यापारिक साख के कारण बिक्री को बढ़ाती है। देखो अब ये क्या होता है, व्यापारिक साख के कारण जब हम विश्वास करेंगे किसी पर तो बिक्री को बढ़ाता है। एक दूसरे लोग कहेंगे हाँ वो बहुत अच्छा व्यक्ति, उधार भी देता है, जाकर के खरीदो। ऐसा होता है कि नहीं होता, गाँव में मतलब कोई दुकान होगा तो आप लोग देखते होंगे, ठीक है। व्यापारिक साख के अंतर्गत सभी ग्राहकों को एक साथ उधार नहीं दिया जा सकता है। अब देखो मान लो कि अब सबको एक साथ उधार दिया जा सकता है क्या? अगर सब चाहेंगे कि हमें उधार दे दिया जाए, वो भी कहेगा हमें भी उधार दे दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जब वो सबको उधार दे देंगे तो उससे इनकम क्या होगा? वो उसी को देते हैं उधार जिस पर लगता है कि आज के एक दिन में 3 से 4 लोगों को उधार देना चाहिए, सबको नहीं। तो वो मतलब लिमिट होता है इसका, ठीक है। तो सभी लोगों को एक साथ उधार देना पॉसिबल नहीं होता है। फाइनली हम लोग अब बहुत लास्ट पहुंच चुके हैं दोस्तों, आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखते रहो। तीसरा पॉइंट है लीज वित्तीय। अब ये लीज वित्तीय क्या होता है तो आप लोग ध्यान दो, ठीक है। लीज का मतलब क्या होता है? तो लीज का मतलब होता है निश्चित समय के लिए किराया पर ली गई संपत्ति। मान लो कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब मान लो कि हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है। हमारा एक बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है। अब एक और मैंने उद्योग खोल लिया, दुग्ध उद्योग है। आज दुग्ध उद्योग है तो हमें एक उद्योग को किसी और को चलाने के लिए दे दिए, तो हम और उसको हमेशा के लिए तो नहीं देंगे, कुछ टाइम के लिए देंगे, कुछ फिक्स टाइम के लिए देंगे कि 1 साल के लिए तुम चला लो। तो एक तो मुझे अपना फैक्ट्री से फ़ायदा मिलेगा, और एक और मेरे पास जो फैक्ट्री जो मैंने दूसरे व्यक्ति को चलाने के लिए दे दी है वो उससे भी मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपना संपत्ति दे देता है चलाने के लिए, लेकिन हाँ कुछ निश्चित समय के लिए, लिमिट समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तो उसी को बोलते हैं लीज। तो देखो लीज वित्तीय, अब यहाँ भी एक पैसा कमाने का स्रोत है। स्रोत मतलब जो पैसा आता है कि अगर हम क्या करें, एक तो मैं खुद चलाऊंगा और एक हम दूसरे लोगों को चलाने के लिए दे देंगे, तो वहाँ से भी मेरा पैसा आएगा। तो ये इसे हम बोलते हैं लीज वित्त, यानी दूसरों के द्वारा आया गया पैसा, कि दूसरों के द्वारा भी मेरे पास पैसा आ रहा है, खुद कमा रहे वो अलग है। मान लो मैंने 2 गाड़ी ले ली, एक किसी और को दे दिया कि आप 5 साल के लिए चलाओ और मुझे 5-5 हज़ार रुपया देना महीना में, तो ये क्या हो गया, लीज वित्तीय हो गया। मतलब दूसरे के द्वारा खुद पैसा कमाना, दूसरे के द्वारा हम भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन निश्चित समय के लिए, हमेशा के लिए उसको दे नहीं दिए। देखो नेक्स्ट, इसके अंतर्गत एक संपत्ति का मालिक कुछ धन राशि या कुछ समय के लिए दूसरे को किराए पर दे देते। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो संपत्ति का मालिक होता है, जो व्यवसाय का, जो फैक्ट्री का, कंपनी का मालिक होता है, वह कुछ धन राशि पर या कुछ लिमिट समय के लिए दूसरे को किराया पर दे देता है और कहता है इसके बदले आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, है ना। इससे संपत्ति के मालिक को फायदा होता है, इससे जिसका संपत्ति उसके मालिक को फायदा होता है, और जैसा संपत्ति देता है वैसे ही वो संपत्ति को लौटाने के लिए बोलता है कि जिस रूप में हम संपत्ति को आपको दिए हैं, जिस रुपये में फैक्ट्री को दिए उस रूप में तुम्हें फैक्ट्री को लौटाना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिगाड़ दिया, खराब कर दिया, बेच दिया और मुझे दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस रुपये मैंने दिया उस रूप में तुमको देना भी पड़ेगा, और हर महीने या हर साल या जो भी लिमिट पैसा बांधा जाता है वो पैसा भी लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक जमा। सार्वजनिक जमा, देखो और भी पैसा आने का स्रोत क्या है, तो हम लोग बैंक में, आप लोग सुनते होंगे, बैंक में हम लोग पैसा को फिक्स कराते हैं, तो बैंक हमें क्या देता है, ब्याज देती है। तो वहाँ से भी पैसा कमाने का क्या जरिया है, तो बड़े बड़े जो व्यवसायों के मालिक होते हैं वो पैसे बैंक में फिक्स कराते हैं, और वहाँ से भी बहुत फिक्स कराते हैं। तो बैंक भी हमें क्या करती है, बड़ा से रकम क्या कर दे देती है। अगर हम फिक्स कराते हैं 10,000 और 5 साल के लिए, क्या 10,000 मिलता है, नहीं, वो कुछ ब्याज देता है हमको, तो वहाँ से भी पैसा कमाने का जरिया हो गया। तो जनता द्वारा धन का जमा करना ही सार्वजनिक जमा कहलाता है। सार्वजनिक मतलब क्या, जो सरकारी चीज़ों में जमा करते हैं, जैसे बैंक में जमा करते हैं, ठीक है ना। तो जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा धन यानी पैसा का जमा करना ही सार्वजनिक जमा है, जहाँ पे हम लोग सरकारी चीज़ों में, सरकारी बैंकों में जमा करते हैं। इसके बदले में जनता को उसका पैसा का उच्च दर पर ऋण दिया जाता है। ऋण मतलब उसको ब्याज दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हो कि उसको, जनता को उसका पैसा के बदले ब्याज दिया जाता है। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक से ऋण लिखा गया, ऋण मतलब होता है कर्ज, ठीक है। तो उसको क्या करता है, जनता को उसके पैसे के बदले उच्च दर पर उसको ब्याज देता है। 10,000 है तो उसको ब्याज मिला करके उसको टोटल 14,000 15,000 ऐसे देता है, ठीक है। इसके लिए जनता को कुछ सालों तक अपना पूंजी एक फार्म भर कर लगाना पड़ता है। अब जनता क्या करेगी, जाएगी बैंक में पैसा फेंक देगी, नहीं। इसके लिए जनता को कुछ सालों के लिए, कम से कम 1 2 3 सालों के लिए उसको पैसा फिक्स करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बदले में एक रसीद भी दिया जाता है बैंकों के द्वारा कि आपका पैसा जमा हुआ, फिक्स हुआ है ना, प्रूफ के तौर पर कुछ दिया जाएगा ना, जो प्रमाणित का रूप होता है, ठीक है। और इस नियम का स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। आप छोटे छोटे बैंक देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सब का मेन मालिक कौन है, बैंक ऑफ जो रिजर्व बैंक है, तो ये सब का मालिक रिजर्व बैंक है। तो हम बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल ये नहीं बोलेंगे, ये सब का जो स्वीकृति करता है, ये सबको जो स्वीकार करता है कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको पैसा लौटाऊंगा, ब्याज के साथ दूंगा, आपको ज़्यादा दूंगा, ये सब किसका काम है, भारतीय रिजर्व बैंक का, है ना। इससे
इससे क्या होता है, जनता को बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही सरल भी होता है, कोई हार्ड नहीं है। जाओ बैंक में फिक्स करो, आपको पैसा दे देगा जितना साल के लिए आप फिक्स करवाएं। आप पहले भी तोड़वाना चाहते हो तो तोड़वा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये सिंपल होती है, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में आपको वो देखो दोस्तों, आप सेमेस्टर 1 में गए हुए, शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। निष्कर्ष का मतलब होता है एग्जामिनर के पास टाइम नहीं पढ़ने का पूरा क्वेश्चन। तो निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि आपने पूरा 5-6 पेज में क्या लिखा ऊपर जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, 17-18 मिनट का वीडियो हो गया, जो भी आप लोगों ने इतना पढ़ा है उतना एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है। तो 2 से 3 लाइन में आपको बताना पड़ता है कि ऊपर मैंने पूरा का पूरा कंक्लूजन मैंने क्या लिखा है, 2 से 3 बातों में, है ना। मतलब शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता देना है। तो लिखना है निष्कर्ष कि उपरोक्त लिखी गई बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि व्यवसाय के विकास में जिस भी धन की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग व्यावसायिक वित्त कहते हैं। और व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोत हैं, मतलब अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग जरिया है पैसा कमाने का, पैसा आने का अलग अलग तरीके हैं। तो ये बस आपको लिख देना, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ना बस वही बैठा देना, बस हो जाएगा आपका, ठीक है, निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी वीडियो आते जाएगा, आपको बस शेयर करना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल पर एक लाइक जरूर करना है, क्योंकि देखो लाइक करोगे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।